दीदी, दीजिए ना, पराठे में बेल देती हूँ। कहते हुए राधिका अपनी जेठानी कामनी के हाथ से बेलन लेने लगी। अरे नहीं नहीं, मैं कर लूंगी, तुम अपनी नॉवेल पूरी कर लो, इस समय तो तुम पढ़ती हो। कहते हुए कामिनी ने राधिका के हाथ से बेलन ले लिया और पराठे बेल सेकने लगी। राधिका को अच्छा नहीं लगा, धीरे से बोली, दीदी, आप तो मुझे कोई काम करने ही नहीं देती। क्या मैं पराई हूँ? मेरा भी दिल करता है कि आप सबके साथ हंसूं बोलूं, आपका हाथ बटाऊं, लेकिन आप तो नहीं रे। तू तो हम सबको बहुत प्यारी है। देखती नहीं पापा जी, सबसे तेरी प्रशंसा करते नहीं थकते। कामिनी ने मुस्कुराते हुए उसके गाल पर हल्की सी चपत लगा दी। तो फिर दी, सोनू और किंजल मुझसे दूर क्यों रहते हैं? राधिका रुआसी सी हो गई। इसकी कोशिश तो तुझे ही करनी होगी ना। मुझे? यह सोचते हुए राधिका अपने कमरे में चली गई। राधिका ठाकुर परिवार की छोटी बहू है। उसके ससुर हरि ठाकुर की शहर के मेन मार्केट में कपड़े की बड़ी दुकान थी। लगन और त्योहारों के अवसरों पर तो उनकी दुकान के बाहर ग्राहकों की लंबी लाइन लगी रहती थी। पत्नी शांति जी ने अपनी तपस्या से अपने घर को सजाया था और वह एक कुशल गृहिणी थी। उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ा लिखाकर एक अच्छा इंसान भी बनाया था। बड़ा बेटा सुरेश अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने पिता के कारोबार में हाथ बटाने लगा था और छोटा बेटा रवि इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियर बनकर आया तो उसने अपने शहर में ही नौकरी करना पसंद किया। उसका मानना था कि अपनों के साथ रोटी खाने में ही सुख है, दूर रहकर कोई मजा नहीं। सुरेश की शादी शांति जी ने अपने मायके से संबंधित परिवार में कर दी थी। बहू कामिनी उनकी उम्मीदों पर पूरी तरह से खरी उतरी थी। शांति जी अपने छोटे बेटे को उंगली पकड़कर चलना सिखा ही पाई थी कि भगवान के घर से उनका बुलावा आ गया। हरि ठाकुर के लिए पत्नी के बिना जीवन काटना बहुत मुश्किल लगने लगा था, लेकिन सिर्फ जवान बेटी और बेटों के लिए उन्होंने खुद को संभाला। बस उसी समय से कामनी बहू पत्नी के साथ साथ देवर और ननंद की माँ भी बन गई। हरि ठाकुर की एक बेटी काव्या भी थी, जिसका नाम काव्या था। काव्या की शादी कामनी ने अपने किसी रिश्तेदार के लड़के से तय करवा दी और इस तरह काव्या की शादी बहुत अच्छे घर में हो गई। काव्या की शादी के बाद कामिनी ने ससुर जी से कहा कि अब हमें करण का भी विवाह कर देना चाहिए। लड़की उसी की तरह ही सुशील और शिक्षित होनी चाहिए। ठाकुर जी ने अपने मित्रों के बीच करण की चर्चा की। उनके एक मित्र ने बताया कि हमारे परिचित सत्येंद्र जी जो फैक्ट्री के मालिक है, उनकी एक बेटी है, वो करण को पसंद करते हैं। आप कहें तो बात चलाएं। अगले दिन ही सत्येंद्र जी अपनी पत्नी के साथ हरि ठाकुर जी के घर आ गए। स्वागत सत्कार के बाद सत्येंद्र जी बोले कि हमारी दो बेटियां हैं, एक अपने ससुराल में है और दूसरी राधिका को आपके घर की बहू बनाना चाहते हैं। हमें आपका बेटा करण बहुत पसंद है। ठाकुर जी बोले कि यह तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हम मध्यम वर्गीय हैं और आप लोग। तभी सत्येंद्र जी ने कहा, अरे भाई साहब, रिश्ते तो प्यार से बनते हैं। ठाकुर जी, हमें तो आपका परिवार पसंद है। आप भी एक दिन आकर हमारी बेटी से मिलने हमारे घर आइए। सत्येंद्र जी की पत्नी बोली। सुरेश और कामनी ने भी उनकी बात का समर्थन किया। तो हरि ठाकुर ने देर न करते हुए 2 दिन बाद सपरिवार सत्येंद्र जी के घर पहुंच गए। करण और राधिका ने भी एक दूसरे को पसंद कर लिया और महीने भर बाद ही शुभ मुहूर्त में दोनों का विवाह संपन्न हो गया। इस तरह राधिका ठाकुर परिवार की छोटी बहू बन गई। ससुराल में राधिका सबसे हिल मिल गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था, मगर कुछ महीनों बाद ही न जाने कैसे उसके ससुर के कारोबार में घाटा होने लगा था।
कल तक जहां ग्राहकों की लंबी लाइन लगी रहती थी, वहां सन्नाटा छाया जाने लगा। व्यापारियों का भुगतान करने के लिए सुरेश को कर्ज लेना पड़ गया। उस समय पड़ोसी रिश्तेदार उसके ससुर को कहने लगे कि आपकी नई बहू के पांव अशुभ हैं। उसके कदम घर में पड़ते ही आपकी दुकान में तो कर्जदारों की लाइन लग गई। जवाब में ठाकुर जी मुस्कुराए और बोले, जीवन में सुख दुख लाभ हानि तो लगी ही रहती थी, भला इसका क्या संबंध। और लक्ष्मी कभी अशुभ नहीं होती हैं। घर में जब आर्थिक तंगी होने लगी, तब कामनी ने एक्स्ट्रा खर्चा में कटौती करनी शुरू कर दी। पति को अपनी ज्वेलरी देते हुए बोली कि किसी का उधार सिर पर रखना उचित नहीं है, इन्हें बेचकर सब चुका दीजिए। बच्चे कुछ मांगते तो वह प्यार से समझा देती थी। यह सब देखकर राधिका को लगा कि कहीं मुझसे भी मेरी ज्वेलरी ना मांग ले। बस तभी से उसने सबसे किनारा करना शुरू कर दिया। वह अक्सर मायके में ही रहने लगी। उसकी मम्मी ने उसे समझाया भी कि इस दुख की घड़ी में तो तुम्हें उनके साथ होना चाहिए, परंतु उसने हंसकर टाल दिया। मायके पर आई विपत्ति को सुनकर काव्या भी घर आई सबसे मिलने, पर राधिका उसके साथ भी ठीक से पेश नहीं आई। राधिका का नकारात्मक रवैया देखकर करण ने उसे समझाने का काफी प्रयास किया कि हम सब एक परिवार हैं और एक दूसरे को संबल बनाना चाहिए। तुम्हारे ऐसे व्यवहार से भाई भाभी को कितना दुख पहुंचता होगा, सोचा भी है। लेकिन राधिका ने उसकी बात को भी अनसुना कर दिया। दुख की इस घड़ी का सामना हरि ठाकुर के परिवार ने एक साथ मिलकर किया और कुछ महीने बीतते बीतते फिर से उनके दुकान पर रौनक होने लगी। अब राधिका भी अपने मायके से वापस घर आ गई और अब राधिका भी सभी के साथ मिलकर रहने लगी। लेकिन सोनू और किंजल उससे किनारा करने लगी। वहां किचन में जाती तो कामनी मुस्कुरा कर कहती, रहने दो छोटी, तू आराम कर। करण भी उससे खींचे खींचे से रहने लगे थे। उसने करण से पूछना भी चाहा, लेकिन वह कतरा कर ऑफिस चला जाता। एक दिन जब राधिका मायके गई तो बेटी का उदास चेहरा देखकर उसकी मम्मी पूछ बैठी। तब उसने रोते रोते बताया कि घर में कोई उससे बात नहीं करता, और तब उसकी मम्मी ने उसे समझाया कि खुशियों का पैसे से कोई संबंध नहीं होता। अपनों का साथ और प्यार में मिले तो हर दुख सुख में बदल जाता है। वह देख गुड़िया को कैसे अपनों से मिलकर रहती है, और तूने क्या किया, विपत्ति की घड़ी में उन्हें अकेला छोड़ दिया। भौतिक वस्तु एक क्षण भर का सुख देकर ही दुख का कारण बन जाती है, और बेटी सच्चा सुख तो अपनों के साथ निभाने से मिलता है। राधिका ने देखा कि गुड़िया फोन पर बोल रही थी, ए जी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं आपके साथ हूँ। यह सुनकर राधिका अपनी माँ के गले लगकर फुट फुट कर रोते हुए कहने लगी, मैंने खुद अपनी खुशियों में आग लगाई है। बेटी की आंखों में पश्चाताप के आंसू देखकर माँ बोली कि बेटी सुख दुख तो अपने हाथ में होता है। बेटी एक बार तो उनके जैसा उदार बन के तो देख, फिर तुझे सुख की अनुभूति होने लगेगी। अपनों की तरह अपनी बाह तो फैला। अपनी माँ की बातों को गांठ बांध राधिका अपने ससुराल आई और अपना दुख अपनी जेठानी कामनी से साझा किया। जवाब में कामनी ने उससे कहा कि पहल तो तुझे ही करनी है। अब वह सोचने लगी, पहल मुझे, लेकिन कैसे। तभी उसे कुछ याद आया तो उसके होठों पर मुस्कुराहट खेल गई। फिर तो वह अपने अभियान में जुट गई। उसने अपने बैग से दूध वाली डेयरी मिल्क निकाले और बच्चों के कमरे में गई। चाची को देखकर दोनों मुस्कुराए, फिर कुछ याद आते ही नजरें झुका ली और अपने अपने पाठ याद करने लगी। सोनू पाठ याद कर रहा था कि उसके साथ साथ राधिका भी बोलने लगी, बच्चे हैं ना, कब तक अपनी चाची से रूठे रहते। चॉकलेट देखकर अपनी चाची से लिपट गए। अब राधिका को लगा कि धरती पर ही जैसे उसे स्वर्ग का सुख मिल गया हो। अगले दिन तो किंजल कहने लगी, चाची मेरे लिए चीज सैंडविच बनाइए, और सोनू कहता है मेरे लिए भी।
परेशान राधिका किचन में नाश्ता तैयार करती है। घर का खुशनुमा माहौल देखकर हरी बाबू तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। जैसे एक लंबी काली गहन दुखों वाली रात के बाद उनके घर में सुख की बारिश हुई थी। एक दिन राधिका कड़ी पालक बना रही थी, तभी उसके मायके से फोन आ गया। उसके हाथ तो बेसन से सने हुए थे। उसने उसने अपनी महाशय से कहा कि वीडियो कॉल ऑन कर दें। स्क्रीन ऑन होते ही राधिका बोली, अभी मैं कड़ी बना रही हूँ, आपसे बाद में बात करूंगी माँ। उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और बेटी का हंसता हुआ चेहरा देखकर उसकी माँ की आंखें खुशी से चहक गई कि चलो बेटी मायके से अधिक अपने ससुराल के सुख दुख और उसके महत्व को समझे। यही तो हर माँ बाप चाहते हैं। यहाँ से अपनों का साथ हो तो इंसान हर दुख का सामना हंसते हंसते कर लेता है। और यह भी सच है कि अपने रूठे तो हर सुख भी दुख लगता है। राधिका ने अपने प्यार से रूठों को मनाकर अपने दुख को सुख में तब्दील कर लिया, क्योंकि सुख दुख तो मनुष्य के अपने हाथ में होता है। लेकिन राधिका ने जो गलती की थी उसका उसको एहसास हुआ। और अच्छा यही है कि अगर आपसे गलती हुई है तो आप उसको मानो और सुधारने की कोशिश करो। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।